ठीक है, तो कुछ बेसिक और भी हैं, जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल। हालांकि आपने पढ़े हैं ये सारे के सारे, मैं तो बस रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। मान लीजिए जैसे आपकी दो लाइन है, ऐसे क्रॉस कर रही है मेरे दूसरे को, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? तो इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की खासियत क्या होती है कि वो एक तो सेम वर्टेक्स शेयर करते हैं, दूसरा जिस लाइन पर आर्म्स बने हुए हैं दोनों एंगल्स, दोनों एंगलों के जो आर्म्स हैं वो उसी लाइन पर बने होते हैं, मतलब उसी की एक्सटेंडेड लाइन पर बने होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो मैंने ऐसा मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे मान लो। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ हाँ भाई इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कहाँ है? तो देखो इस एंगल की जो आर्म्स हैं वो कौन सी है, पहले तो उनको देखो। ये एक आर्म है, तो इसका जो वर्टिकल अपोजिट होगा वो इसी की एक्सटेंडेड लाइन पे होगा। ठीक है, और इसका वर्टिकल अपोजिट मतलब इस वाली आर्म को ही एक्सटेंड होना, तब बनता है इसका वर्टिकल अपोजिट। अभी ये वाली आर्म तो है नहीं, अब ये वाली आर्म है नहीं, तो इस एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मान लीजिए मैं इसका पूछने लगूँ आपसे कि हाँ भाई इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, तो भाई इसी की एक्सटेंडेड लाइन पे बनता है वर्टिकल अपोजिट। इसकी तो एक्सटेंडेड ही नहीं हुई लाइन, और जब एक्सटेंडेड नहीं हुई तो उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल एग्जिस्ट नहीं करता। तो हर एंगल का वर्टिकल अपोजिट होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपने देखना है कि क्या उसी लाइन की एक्सटेंशन पर अपोजिट साइड में, वर्टिकली उल्टी साइड में, क्या कोई एंगल एग्जिस्ट करता है उसी के अपोजिट में। इसलिए हम इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये दो लाइनें हैं ऐसे क्रॉस कर रही हैं, और यहाँ बीच में एक एंगल है। ठीक है, और मैं पूछने लगूँ हाँ भाई इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, तो आपने ये नोटिस करना है कि यार ये किन लाइनों पे बन रहा है, क्या उसी की एक्सटेंशन हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसी लाइन की देखिए एक्सटेंशन है ना ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल है इसका वर्टिकल अपोजिट। ठीक है, ऐसे ही इस वाले एंगल का वर्टिकल अपोजिट है ये वाला एंगल। और ध्यान रखिएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज। ये है आपकी पहली प्रॉपर्टी जो आप ध्यान रखोगे। दूसरा, लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, और इस तरीके से आपके पास दो एंगल बने हैं, तो दो एंगल जिनको प्लस कर कर 180 आता है क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर कहलाते हैं। लेकिन इन एंगलों की कुछ खासियत होनी चाहिए। वो एंगलों की खासियत है कि जैसे एंगल 1 और एंगल 2, बोथ द एंगल शुड शेयर वन कॉमन आर्म। एक कॉमन आर्म शेयर करनी चाहिए, पहली बात। तो ये वाला एक एंगल है आपके पास, एक इसी का ही देखिए, फिर ये एंगल 2 को देखिए, तो आप नोटिस करो कि एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर शेयरिंग दिस कॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म को शेयर कर रहे हैं। तो लीनियर पेयर में सबसे पहला है कि एक तो कॉमन आर्म शेयर होनी चाहिए। 180 तो बनना ही चाहिए, प्लस करके 180 बनना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक तो कॉमन आर्म शेयर होनी चाहिए और कॉमन वर्टेक्स शेयर होना चाहिए। मतलब इस वाले एंगल का आप वर्टेक्स नोटिस करिए, यही है ना? इस वाले एंगल का वर्टेक्स ये है, इस वाले एंगल का वर्टेक्स ये है। तो बोथ द एंगल शुड शेयर सेम कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, और मिलाकर 180 होना चाहिए। तीन बातें हैं, कॉमन वर्टेक्स शेयर करना चाहिए, कॉमन आर्म शेयर करनी चाहिए, और मिलाकर 180 होना चाहिए। अगर ऐसा किन्हीं दो एंगलों में हो जाता है तो वो दो एंगल लीनियर पेयर कहलाते हैं। हम लोग बाय डिफॉल्ट ऐसा मानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई लाइन है और अगर उस पर कोई दो एंगल बन रहे हैं तो वो लीनियर पेयर होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि लाइन पर 180 डिग्री तो बनता ही है, तो 180 वाली बात तो वहाँ से कन्फर्म होगी। और तुम उसी लाइन पर दो एंगल बना रहे हो,
उनको प्लस करके 180 तो बनेगा ही, और प्लस बोथ आर शेयरिंग सेम कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स, तो दोनों बातें सिद्ध हो जाती है, दोनों बात समझ जाती है, तो इसीलिए इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखिए बच्चे जो है ना कंफ्यूज रहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर में। आपको फर्क बता देता हूँ आज में, ठीक है? सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनको प्लस कर कर 180 आ रहा हो। इफ देर आर शेयरिंग द कॉमन आर्म, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ दे आर नॉट शेयरिंग कॉमन आर्म तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सप्लीमेंट्री कहता है कि बस सम कितना होना चाहिए? 180। लीनियर पेयर कहता है कि सम होना चाहिए 180 और कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। ये है बात, ठीक है? तो सम 180 होना चाहिए। तो अब आप पूछ सकते हो सर क्या हम इसको लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री? बिल्कुल लिख सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 सप्लीमेंट्री मिलाकर 180 सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है? बट सप्लीमेंट्री से ज्यादा लीनियर पेयर वैलिड है, क्योंकि दोनों बातें समझ रही हैं, कॉमन आर्म। लेकिन अगर मान लो मैं एक एंगल यहाँ दे दूं, मान लो एक एंगल मैंने दे दिया आपको 80 का, और एक एंगल मैंने यहाँ दे दिया और मैंने कह दिया 100 का, और मैं आपसे कहूँ हाँ भैया क्या इन दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है? हाँ जी, बट दे आर नॉट शेयरिंग द कॉमन आर्म, तो क्या मैं इसको लीनियर पेयर लिखूंगा कि सप्लीमेंट्री लिखूंगा? तो जी मैं इसको लिखूंगा सप्लीमेंट्री एंगल, ना कि लीनियर पेयर। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो लीनियर पेयर होते हैं वो सप्लीमेंट्री तो हो सकते हैं, लेकिन जो सप्लीमेंट्री हैं वो लीनियर पेयर होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ना कि लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों को प्लस करके तो 180 आ रहा है, तो ये वाली बात तो समझ रही है, लेकिन कॉमन आर्म शेयर नहीं हो रही, तो लीनियर पेयर के लिए थोड़ा सा ज्यादा काम है। मेरा सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए बस दोनों एंगलों को प्लस करके 180 बता दो, ठीक है? अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनके सम को प्लस कर कर कितना आ जाए? 90 आ जाए, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मान लीजिए जैसे एक एंगल आपके पास यहाँ है और एक एंगल यहाँ है, और मान लीजिए ये 60 है और ये मान लीजिए 30 है, तो इन दोनों को प्लस कर कर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, वर्टिकल अपोजिट भी मैंने आपको समझा दिया, लीनियर पेयर भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? एक चीज और सीख लेते हैं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट बात है। जब दो पैरेलल लाइन आपस में इस तरीके से रहती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वो लाइंस जो कभी भी कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए आप, कभी भी मीट ना करें, वो लाइनें कहलाती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब है दोज लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप चाहे कितना भी उनको एक्सटेंड करें, इसको भी कितना एक्सटेंड करो, इसको भी कितना भी एक्सटेंड कर लो, बट ये दो लाइनें कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसी लाइनें कहलाती हैं आपकी पैरेलल लाइंस, ठीक है? तो जी हाँ बिल्कुल, ये दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट, इन पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन कहलाती है ट्रांसवर्स। दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, दिस इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है? मतलब कोई दो लाइन ऐसी जा रही है और आपने ऐसे काट दिया, तो इसको भी ट्रांसवर्सल वैसे आप कह सकते हैं, लेकिन पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ध्यान रखिएगा, बहुत काम की बात है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। आप किसी एंगल को कहीं भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपके पास कुछ टाइप ऑफ एंगल्स हैं। मान लो अगर मैं आपसे पूछने लगूँ, हाँ भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल बताओ, इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल बताओ, तो भाई इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं आपके, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसमें अगर मैं पूछूं तो वर्टिकल अपोजिट कौन किसका वर्टिकल है, तो आप बोलोगे एंगल 1 का वर्टिकल अपोजिट है एंगल 3, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे। देख लो ना, इसी की एक्सटेंशन पर ही तो बन रहा है एंगल 3,
देखो ये भी और ये भी एक्सटेंशन ही तो है, तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। ऐसे ही एंगल 2 का वर्टिकल अपोजिट क्या है, एंगल 4। देख लीजिए एंगल 2 की लाइन पे ही है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट क्या है, एंगल 7। अच्छा जी, एंगल 6 का वर्टिकल अपोजिट क्या है, एंगल 8। तो ये हैं आपके पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके बाद जो टाइप ऑफ एंगल है वो है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट का मतलब हो गया लेफ्ट राइट वाले, इंटीरियर का मतलब हो गया अंदर वाले, और एंगल्स तो आपके हैं ही, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट का तो दूसरा राइट का होना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब होता है लेफ्ट राइट, और इंटीरियर तो हम समझते हैं अंदर वाले। तो भैया अंदर वाले 4 ही एंगल्स हैं, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5। इन्हीं चारों में से अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे। अब देखो कौन किसका अल्टरनेट इंटीरियर बनेगा। तो एंगल 4, और ना कॉमन वर्टेक्स शेयर नहीं करनी, ध्यान रखिएगा। तो एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर कौन है, ये लेफ्ट में है ना, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर कहाँ होगा, राइट में। और कॉमन वर्टेक्स शेयर हम नहीं करेंगे। तो देखो होने को एंगल 3 भी हो सकता था, लेकिन ये कॉमन वर्टेक्स शेयर करें ना, कॉमन आर्म शेयर हो गया इनके बीच में, तो अल्टरनेट इंटीरियर में कॉमन आर्म शेयर नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए एंगल 3 के चांसेस तो हट गए। तो ऑब्वियस सी बात है एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर अगर मैं बोलूँ, तो एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर है एंगल 6। ऐसे ही एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर है एंगल 5, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है कि लेफ्ट राइट में होने चाहिए और बाहर वाले होने चाहिए। तो भाई एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 6 ही अलाउड है, एंगल 8 अलाउड है। इन्हीं चारों में से अल्टरनेट एक्सटीरियर बनेंगे। अल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट का दूसरा राइट का, तो भाई अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको ये चीज़ सीखें कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं और तरीका क्या है पता लगाने का। वर्टिकल अपोजिट में तो क्या होता है, एक्सटेंडेड लाइन पे बना होना चाहिए उल्टी साइड में, कॉमन वर्टेक्स शेयर होनी चाहिए। अल्टरनेट इंटीरियर में क्या, एक लेफ्ट का तो दूसरा राइट का, और इंटीरियर होने चाहिए और कॉमन वर्टेक्स शेयर नहीं करना चाहिए। अल्टरनेट एक्सटीरियर में भी एक लेफ्ट का एक राइट का और बाहर के होने चाहिए। तो भाई एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन है, एंगल 7। और एंगल 2 का वर्टिकल अपोजिट कौन, वर्टिकल कह रहा हूँ, अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा है, एंगल 8। तो ध्यान रखिएगा ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और अगर आप ठीक से देखो, अगर आप एनालाइज करो तो देखो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल, वर्टिकल अपोजिट। तो भाई इनडायरेक्ट वे में एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल हो गया ना, तो ये बात तो कह रहा हूँ मैं भी, मैं कौन सा अलग कह रहा हूँ इससे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या बातें हो रही हैं और कैसे कर रहे हैं काम, ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल लिख रहे हैं, तो एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल और आपका एंगल 2 एंगल 8 के। नेक्स्ट corresponding angle, corresponding angles। अब corresponding angle क्या होता है, corresponding angle में क्या होता है कि देखो को मीन्स होता है सेम साइड, को मीन्स क्या होता है, सेम, अच्छा सॉरी सॉरी, ये corresponding डबल आ रहा है इसमें, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग में आपका को का मीन्स क्या होता है, सेम साइड, मतलब लेफ्ट राइट वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा, एक ही तरफ रहेंगे, या तो लेफ्ट के ही रहेंगे और या तो राइट के ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो सेम साइड के होंगे
लेकिन इनमें प्रॉब्लम रहेगी, एक एंगल अगर अंदर का है तो दूसरा बाहर का होगा, या एक एंगल अगर बाहर का है तो दूसरा अंदर का होगा। अब देखिए एंगल 1 का बाहर का लिया मैंने, ठीक है, लेफ्ट साइड का, और सेम वर्टेक्स शेयर नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, कॉमन आर्म नहीं शेयर होनी चाहिए। तो एंगल 1 अगर बाहर का है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल अंदर का होगा और सेम साइड का होगा। तो भाई एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल। ऐसे ही एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल 6। ऐसे ही एंगल 4 का, देखो अब ये इंटीरियर आ गया है तो आपने बाहर वाला देखना है एक्सटीरियर। एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 8। और एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, एंगल 7। तो ये 4 बातें हैं, ये 4 एंगल्स हैं जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और आपको ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से आपके पास लास्ट एंगल हमारे पास और है टाइप ऑफ एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर का मीन्स होता है, को मीन सेम साइड, और इंटीरियर मतलब अंदर वाले, लेकिन ये इक्वल नहीं होते, इनका सम कितना होता है, 180 होता है को इंटीरियर। तो भाई सेम साइड में होने चाहिए और दोनों अंदर के ही होने चाहिए। तो भाई कौन कौन से अलाउड है, 4, 3, 5 और 6 में से ही बनेगा, बाहर वाले तो अलाउड ही नहीं है। तो सेम साइड क्या है, जैसे एंगल 4 और एंगल 5, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 मिलाकर कितना होना चाहिए, 180। ये कहते हैं आपके को इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 3 प्लस एंगल 6 मिलाकर कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, ये जो आपके पास टाइप ऑफ एंगल्स हैं इनको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 3 तरीके के एंगल, टोटल हमारे पास आपके पास वर्टिकल अपोजिट हो गए। अच्छा, वर्टिकल अपोजिट के लिए लाइनों का पैरेलल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्टिकल के लिए तो बस लाइनें कटी हुई चाहिए, पैरेलल थोड़ी चाहिए। लेकिन अल्टरनेट के लिए, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर, ये चारों टाइप ऑफ एंगल्स के लिए आपका लाइनों का पैरेलल होना जरूरी है। अगर लाइन पैरेलल है तभी ये एंगल्स बनेंगे और इक्वल होंगे। को इंटीरियर में सम 180 तभी होगा जब लाइनें पैरेलल होंगी। अगर लाइनें ही पैरेलल नहीं है तो बेशक कोई ट्रांसवर्सल काटती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एंगल नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मान लो कि इस ट्रांसवर्सल ने काट दिया, तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि नहीं यार ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो सकता है, और रीजन दूंगा अल्टरनेट इंटीरियर, एक लेफ्ट का एक राइट का, दोनों अंदर के। कभी नहीं होगा ये, क्यों, क्योंकि लाइनों का पैरेलल होना जरूरी है। अगर लाइनें पैरेलल हैं तब वो एंगलों को इक्वल हम मानेंगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट रिवीजन सा कर लेते हैं, ठीक है। इस बार मैं थोड़ा सा अपना ये रोड मैप चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको एंगल 1 की जगह ए दे रहा हूँ, यहाँ बी दे रहा हूँ, यहाँ सी दे रहा हूँ, और ये डी दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ई दे देते हैं, ये एफ, यहाँ जी, और ये एच। अब देखिए कौन किसके इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल के अंडर कौन कौन आते हैं, ए इक्वल टू में सी, बी इक्वल टू में डी, एफ इक्वल टू में एच, और जी इक्वल टू में E। मेरे से पहले बोले हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हम ए आई ए भी बोल देते हैं इनको। अल्टरनेट इंटीरियर अंदर के होने चाहिए और अल्टरनेट होने चाहिए। तो भाई बी किसके इक्वल होगा, ये लेफ्ट का है तो राइट में B। और ऐसे ही सी किसके इक्वल होगा, एफ के। नाउ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो कौन सा होगा, ए होगा लेफ्ट का एच के, और डी होगा जी पे। नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सेम साइड का, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। तो करस्पॉन्डिंग में देखिएगा, जैसे हम एक एक्सटीरियर ले रहे हैं, ठीक है, तो एक इसके इक्वल होगा सेम साइड का इंटीरियर के, एफ के। ऐसे ही डी किसके इक्वल होगा, ई के। अच्छा, बी किसके इक्वल होगा, भाई देखो इंटीरियर ले लिया, अब एक्सटीरियर जाना, जी के। और सी किसके होगा, एच के। अच्छा जी, वर्टिकल अपोजिट, अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर और करस्पॉन्डिंग एंगल, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, बस एक ही एंगल है
को इंटीरियर जो कि इक्वल नहीं होते, बल्कि इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आई को इंटीरियर पे बात कर रहे हैं। को इंटीरियर में सेम साइड का होना चाहिए और इंटीरियर होने चाहिए। इंटीरियर मतलब अंदर के होने चाहिए। तो भाई देखिए, जैसे सेम साइड का मतलब बी और एफ हो गया, जैसे तो बी प्लस में एफ मिला कर कितना हो गया आपके पास 180 डिग्री, ये कहता है को इंटीरियर। और सी प्लस में ई मिला कर कितना होगा आपके पास 180 डिग्री, ये कहता है को इंटीरियर। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, होमवर्क में अगर मैं आपको दूं तो होमवर्क में ऐसा है कि जैसे मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच सेट करके किया है, यही काम आप लोग इसमें करिएगा। मैं आपको खुद ही बना के दे रहा हूँ एंगल्स। ठीक है, लेट इट बी एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, और यहाँ बना लेते हैं एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। मैं चाहता हूँ आप इसमें मुझे जैसे मैंने लिखे हैं ना, वर्टिकल अपोजिट, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर, को एक्सटीरियर अल्टरनेट, को इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग, आप भी ऐसे ही लिखें इस वाले डायग्राम। ठीक है, ये 8 है। ठीक, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे ट्राई करें और मुझे सेंड करें। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।